नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 और उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 7200 रुपया और 6000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। हमें क्या निकालना है, ए की आय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए और बी का हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है। हमें इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए की आय और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दोनों की सेविंग दिया हुआ है। देखिए हमें दोनों की सेविंग दिया हुआ है। ए की सेविंग कितना है, 7200 रुपया है। ए की सेविंग जो है 7200 रुपया है और बी की सेविंग कितना है, 6000 रुपये है। बी की सेविंग कितना है, 6000 रुपये है। हमसे ए की आय पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हम इस 5 से 2 में गुना करेंगे और इस 4 से हम 3 में गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। उसके बाद हम इस 3 से 7200 में गुना करेंगे। उसके बाद हम इस 2 से हम 6000 में गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे। ये दोनों हमारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करते हैं। हम यहाँ अगर 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 12 में से हम 10 माइनस करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे, अगर 2 से हम गुना करेंगे 6000 में तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 12000 हो जाएगा। और हम यहाँ 7200 में अगर 3 से गुना करेंगे, 7200 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 7 3 के 21,600 हो जाएगा। यानी 21,600 में से हम माइनस करेंगे। हम यहाँ 6000 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। हम 21,600 में से 12000 माइनस करेंगे। ये दोनों हमारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर 12 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे। अगर 21,600 में से हम 12000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9600। ये कितना हो जाएगा, 9600 रुपया। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, ए की आय। ए की आय क्या है, 4 यूनिट। यानी हमसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू जो है 9600 रुपये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। हम यहाँ अगर इस साइड 4 बनाने के लिए 2 से गुना कर रहे हैं 2 में, तो हम इस 9600 में भी 2 से गुना करेंगे। यानी 9600 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18000, 18000 एक 19200। ये कितना हो जाएगा, 19200 रुपया। यानी ए की इनकम हमारी क्या निकल के आ गई, 19200 रुपया। अगर हमसे बी की भी इनकम पूछी जाती तो हम यहाँ से 5 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ए की आय पूछा जा रहा था। ए की आय हमारा क्या निकल के आ गया, 19200 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 15 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए 18 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम MDH फार्मूला का यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी 15 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिन में जितना काम कर रहे हैं उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए 18 पुरुष को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। यानी हमने मान लिया कि एच घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो देखिए इस इक्वेशन से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा 6 से 6 कट जाएगा। हम अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 5 बार में जाएगा और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी यहाँ से हमारा एच क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा एच निकल के आ जाएगा। हम 5 में 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। और हम 25 में 6 से भाग देंगे, यानी हमारा एच क्या निकल के आ जाएगा, 25/6। 25/6। अब देखिए हम 25/6 को क्या लिख सकते हैं,
हम 25/6 को लिख सकते हैं 4 सही 1/6 घंटा। 25/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/6 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 सही 1/6 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया पाइप ए टंकी भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टंकी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए अकेले एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप सी अकेले पूरा टंकी 24 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है, हमारा समय क्या दिया हुआ है कि ए अकेले 10 घंटा में भर रहा है और सी अकेले पूरे टंकी को 24 घंटा में खाली कर रहा है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो 40 घंटा में टंकी भर जा रही है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 10 घंटा, 24 घंटा और तीसरा हमारा समय क्या है, तीसरा हमारा समय है 40 घंटा। तो देखिए हम सबसे पहले 10, 24 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 24 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए टंकी की हम धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब पाइप ए भर रहा है, पाइप ए जो है भरने वाला पाइप है, पाइप बी जो है पाइप बी खाली करने वाला पाइप है और पाइप सी जो है वो भी खाली करने वाला पाइप है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए यानी ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटा में भर रहा है, 10 घंटा में भर रहा है और हमें निकालना है कि अगर टंकी भरी हुई हो तो उसका 2/3 भाग जो है बी कितने घंटे में खाली कर सकता है, हमें ये निकालना है। और हमें और क्या दिया हुआ है कि सी अकेले पूरे टंकी को 24 घंटा में खाली कर सकता है, सी जो है 24 घंटा में खाली कर सकता है और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटा में टंकी भर जा रही है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों पाइप का हम इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हम इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमारा क्या दिया है कि ए जो है 10 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है यानी ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। और सी जो है 24 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है यानी सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटा में टंकी भर जा रही है यानी 40 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए ए अकेले 1 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है और सी जो है अकेले 1 घंटा में 5 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो 3 यूनिट पानी ही 1 घंटा में भर पा रहा है यानी ए जो है 12 यूनिट पानी भर रहा है, उसमें से सी जो है 5 यूनिट पानी खाली कर रहा है यानी पानी कितना भरना चाहिए था, 7 यूनिट भरना चाहिए था। लेकिन उसमें से उस 7 यूनिट में से 4 यूनिट पानी जो है बी खाली कर रहा होगा, जिसके कारण 3 यूनिट पानी ही 1 घंटा में भर पा रहा है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए तीनों पाइप का हमारा इफिशियंसी पता चल गया, तीनों पाइप का इफिशियंसी पता चल गया और हमसे क्या पूछ रहा है कि टंकी के 2/3 भाग का, टंकी के 2/3 भाग को यानी टंकी का कैपेसिटी हमने क्या मान के रखा है 120, यानी 120 का हम सबसे पहले 2/3 भाग निकालेंगे। 120 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, हम इसे 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 40 बार में। 40 में हम 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 80, यानी 80 यूनिट पानी खाली करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए बी का इफिशियंसी क्या है, बी का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट। 80 यूनिट पानी खाली करना है तो कितना समय लग जाएगा, हम इस 80 में 4 से भाग देंगे यानी हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 20 घंटा। यानी टंकी का 2/3 भाग अगर बी खाली करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 20 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा के बजाय 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 किलोमीटर अधिक चल पाता है। 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। हमें क्या निकालेंगे, 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जब जा रहा होगा तो कितनी दूरी चल रहा होगा, हमें उस दूरी को निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम क्या होगा, हमारा टाइम हमारा फिक्स होगा। यानी जितना समय 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा होगा उतना ही समय के लिए 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है। यानी टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा फिक्स है। टाइम हमारा क्या है, दोनों स्पीड के लिए टाइम सेम है। तो देखिए जब हमारा टाइम सेम होता है तो जब हम स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो देखिए हमारा टाइम क्या है, हमारा टाइम जो है दोनों स्पीड के लिए टाइम क्या है, टाइम सेम है। टाइम क्या है, सेम है।
टाइम सेम है, तो हम यहाँ अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों स्पीड दिया हुआ है, यानी पहले स्पीड क्या था 5 किलोमीटर पर घंटा और बाद में स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो गया 5/6 हो गया। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 5/6, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 यूनिट दूरी चल रहा है, और 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 6 यूनिट दूरी चल रहा है। यानी यहाँ कितना ज़्यादा चल रहा है? यहाँ जो है 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 1 यूनिट का जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में 5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना दूरी चल पाएगा। तो देखिए 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितना दूरी चल रहा है? 5 यूनिट चल रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 5 किलोमीटर है, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 25 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है। तो देखिए हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है, तो हमें धारा की दिशा में अगर नाव की चाल निकालना है तो हमें सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल निकालना पड़ेगा, क्योंकि धारा की दिशा में जब नाव जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है, और जब धारा के विपरीत जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी तय करिए। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से समय निकालते हैं। देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो वहाँ क्या होगा? नाव जब धारा की दिशा में जाएगी तो वहाँ क्या होगा? नाव और धारा की स्पीड ऐड होगा, और जब धारा के विपरीत जाएगी तो वहाँ क्या होगा? नाव और धारा की स्पीड माइनस होगा। तो देखिए 10 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत जा रही है, तो हमने मान लिया कि नाव का स्पीड जो है x किलोमीटर पर घंटा और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ दूरी बटा हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड। यानी यहाँ स्पीड धारा के विपरीत जाएगी तो नाव का स्पीड में से माइनस हो जाएगा धारा का स्पीड, यानी x माइनस वाई। और देखिए जब धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में कितना दूरी जा रही है? 11 किलोमीटर। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो वहाँ क्या होगा? नाव और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा वो समय किसके बराबर निकल के आएगा? 52 मिनट के बराबर समय निकल के आएगा। लेकिन ये जो हमारा समय निकलेगा यहाँ से, ये समय हमारा घंटा में निकलेगा, तो इस 52 मिनट को भी हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए हम इस 52 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। अब देखिए हमें शांत जल में हमें जो है धारा का स्पीड दिया हुआ है, और हमें शांत जल में नाव की चाल सबसे पहले निकालना है। तो देखिए धारा का स्पीड यानी हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे। हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 10/x माइनस y का स्पीड हमें क्या दिया? 5 किलोमीटर पर घंटा, x माइनस 5 प्लस 11/x प्लस 5 इक्वल टू हमारा क्या है? 52/60 है। अब देखिए यहाँ से या तो हम इसे सॉल्व कर ले, हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा, या हम x का वैल्यू यहाँ सोच ले। अब देखिए हम x की जगह यहाँ क्या रखें? यहाँ हम x की जगह क्या रखें कि यहाँ जो हमारा बने और यहाँ बने, इसका एलसीएम निकालने पर हमारा 60 निकल के आ जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर x की जगह अगर 25 रख ले, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। यानी अगर हम यहाँ x की जगह 25 रख ले और यहाँ भी x की जगह 25 रख ले, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 20, और ये बन जाएगा कितना? 30। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा 60। तो हम एक बार रख के देखते हैं कि हमारा जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। हम यहाँ x की जगह पुट कर लेते हैं x इक्वल टू पुट कर लेते हैं 25, x इक्वल टू पुट कर लेते हैं 25 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम पुट करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 10/x की जगह हम 25 रखेंगे तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ हम x की जगह अगर 25 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 11/30। ये कितना हो जाएगा? 11/30 इक्वल टू 52/60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। 20 और 30 का 60 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? 30 प्लस का 22, यानी 30 और 22 ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 52/60 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम ऐड करेंगे तो हमारा 52/60 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा पता चल गया कि x इक्वल टू हमारा क्या होगा? 25 किलोमीटर पर घंटा ही होगा। हमें x का वैल्यू पता चल गया, हमें जो है x का वैल्यू पता चल गया
25 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा, और हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है। जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी हमसे x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 + 5, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम सक्सेसिव ना लगा के सबसे पहले क्या करते हैं, इस परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 35% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो देखिए हम 35% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 35% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, 40% का कमी। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, 40% का कमी हो रहा है। तो देखिए हम 40% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है, हमें तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ, 25% का वृद्धि। तीसरा हमें क्या दिया हुआ, 25% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए हम 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, यानी पहले जो है 35% का वृद्धि हो रहा है, 35% का वृद्धि हो रहा है, यानी 20 रुपया उसका वेतन होगा, तो 20 रुपये पे 7 रुपये का वृद्धि हुआ, यानी 20 से कितना हो गया, 20 से 27 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, 40% का कमी हो रहा है, यानी अगर 5 रुपये उसका वेतन होगा तो 5 रुपये पे 2 रुपये का कमी हो गया, यानी 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी वेतन अगर 4 रुपया होगा तो 4 पे 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 4 पे 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए हम यहाँ से गुना कर लेंगे। देखिए हम गुना करेंगे तो हम यहाँ से काट भी सकते हैं, 5 से हमारा 5 कट जाएगा। हम 20 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 27 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81। अब देखिए उसका वेतन अगर 80 रुपया होगा तो कितना हो गया, उसका वेतन अगर 80 रुपया होगा तो कितना हो गया, 81 हो गया। यानी वेतन में वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि जो हो गया 1 रुपये का हो गया। वृद्धि कितना हो गया, 1 रुपये का। 1 रुपये का वृद्धि किस पे हुआ है, 80 रुपये पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा, वेतन में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 4 बार में जाएगा, ये 20 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 5/4%। अब देखिए 5/4% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4% को लिख सकते हैं 1.25%, यानी वेतन में कितना वृद्धि हो गया, वेतन में जो है वृद्धि कितना हो गया, 1.25% का वृद्धि हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले कुल लागत निकाल लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कपड़े के टुकड़ा का जो मूल्य है वो 600 रुपया है। कपड़े के टुकड़े का मूल्य कितना है, 600 रुपया, और उससे सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देना पड़ रहा है। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देना पड़ रहा है, यानी टोटल लागत कितना हो गया, 640 रुपया। टोटल लागत कितना हो गया, 640 रुपये। 640 रुपये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसे किस कीमत पर बेचा जाए ताकि 12.5% का लाभ हो। तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले इस 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी वस्तु का कीमत अगर 8 यूनिट होगा तो 1 के लाभ पे वस्तु बिकेगा तो कितना में बिकेगा, 9 में। यानी हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी अगर हमारा 8 यूनिट है तो एसपी क्या हो जाएगा, 8 पे 1 का लाभ, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। यहाँ सीपी हमारा कितना है, 8 यूनिट है, लेकिन यहाँ हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया, 640 रुपये। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, 640 रुपया। हमें क्या निकालना है, इस 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम 8 में कितना से गुना करें कि हमारा 640 निकल के आए, यानी हम इस 8 में अगर 80 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 640। तो हमें इस 9 में भी 80 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 9 में 80 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 720 रुपया।
यानी उस वस्तु को अगर हम 720 रुपये में बेचेंगे तो हमें 12.5% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% वार्षिक दर से 2400 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2400 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2400 रुपया दिया हुआ है। और हमें रेट कितना दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है 6.1/4% वार्षिक। और हमें जो है टाइम कितना दिया हुआ है, हमें जो है टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019, यानी 20 मार्च से 31 मई तक कितना दिन हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 11 दिन, और अप्रैल का हमारा कितना हो जाएगा 30 दिन, और मई का कितना हो गया 31 दिन। यानी हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 दिन। हमारा समय क्या निकल के आ गया, 73 दिन निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, हमें जो है एसआई निकालना है। अब देखिए हम यहाँ एसआई का नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। एसआई का फार्मूला क्या होता है, P/R/T/100। अब देखिए यहाँ हमारा P कितना दिया हुआ है, हमारा जो P है वो दिया हुआ है 2400 रुपया। R हमारा क्या दिया है 6/1/4। तो देखिए हम 6/1/4 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 25/4। और हमारा समय क्या दिया हुआ है 73 दिन। देखिए समय हमारा 73 दिन दिया हुआ, और रेट जो है हमारा वार्षिक है, तो हमें इस समय को भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए वर्ष में चेंज करने के लिए हम इस 73 को भाग देंगे 365 से, तो ये हमारा वर्ष में चेंज हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 6 बार में चला जाएगा, और ये 73 से 365 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, 25, 5 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एसआई क्या निकल के आ गया 6 × 5, यानी 6 में हम 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया 30 रुपया। यानी हमारा एसआई कितना निकल के आ गया, 30 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 साल का यहाँ सीआई निकालना है। देखिए हमें यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 1400 रुपया, हमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1400 रुपया दिया हुआ है। और हमें रेट कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ रेट दिया हुआ है 10%, रेट क्या दिया हुआ है 10%। और हमें टाइम क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 साल, हमें टाइम क्या दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ निकालना है 2 साल का सीआई निकालना है, हमें क्या निकालना है सीआई निकालना है। तो देखिए हम यहाँ 2 साल का सीआई निकालेंगे, हम यहाँ 2 साल का सीआई निकालेंगे। देखिए पहले साल 1400 रुपये पर 10% की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा, यानी इस 1400 का हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा। अब देखिए पहले साल हमें प्रिंसिपल पे केवल 140 रुपये मिलेगा। जब हम दूसरे साल ब्याज काउंट करेंगे, और ब्याज यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, यानी दूसरे साल जब हम ब्याज काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का कितना मिल जाएगा, यानी इस 1400 का हमें 10% मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 140 रुपया। प्लस का हमें और क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज हमें मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। यानी इस 140 का हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 रुपया। यानी यहाँ हमारा टोटल सीआई कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा टोटल सीआई हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे 140 कितना हो जाएगा 280 प्लस का 14 ये कितना हो जाएगा 294। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 294 रुपया। यानी 2 साल में टोटल सीआई कितना मिल जाएगा 294 रुपया मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 15 परिणामों का औसत 21 है, इनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है। 8वां परिणाम क्या है, हमें क्या निकालना है 8वां परिणाम निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 15 परिणामों का औसत जो है 21 है। 15 परिणामों का औसत क्या है 21 है। हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले 7 का औसत जो है 21 है, पहले 7 का औसत क्या है 21 है, और अंतिम 7 का जो औसत है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 8वां परिणाम। हमें क्या निकालना, 8वां परिणाम निकालना है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा 15 परिणाम है सब एक जो है 21 है। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा 15 परिणाम है सब जो है 21 है। तो देखिए सब अगर 21 है तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रथम 7 परिणाम का औसत क्या है 21 है।
यानी प्रथम 7 तो हमारा 21 हो गया, लेकिन जो हमारा अंतिम 7 का औसत क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, यानी अंतिम 7 जो है कितना कम है, 21 से कितना कम है, 1 है। अंतिम 7 जो है 21 से कितना कम है, 1 कम है। और यहाँ परिणाम की संख्या कितना है, 7 है, यानी यहाँ ओवरऑल कितना कम हो गया, योग में कितना कम हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा। यानी हम -1 में 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो है 7 कम हो जाएगा। तो देखिए जो 8वां परिणाम होगा वो अपने लिए तो 21 रखेगा ही, अपने लिए तो 21 रखेगा ही, लेकिन जो अंतिम 7 परिणाम है उनमें जो है योग में 7 की कमी है, तो उनके लिए भी 8वां परिणाम कितना लेके आएगा, 7 लेके आएगा। यानी 8वां परिणाम कितना हो जाएगा, 8वां परिणाम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 28 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी में अपने पैसे का निवेश करने वाले 3 दोस्तों के बीच 6:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा 2310 रुपये है तो अन्य 2 दोस्तों द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। हमें क्या निकालना है, अन्य 2 दोस्तों द्वारा प्राप्त राशि निकालना है। देखिए हमें लाभ का रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है 6:9:11। अब देखिए यहाँ जो है एक दोस्त को अगर लाभ का 6 यूनिट मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिल रहा है, 9 यूनिट, और तीसरे को कितना मिल रहा है, 11 यूनिट। यानी सबसे ज़्यादा जिसका पूंजी होगा उसे सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा होगा। यानी सबसे ज़्यादा किसे मिल रहा है, 11 यूनिट, यानी तीसरे दोस्त को मिल रहा है। अब देखिए 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2310 रुपया। हमें जो है 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2310 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हम इसे 11 से भाग देंगे, ये 11 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 1 यानी 11 हो जाएगा, 1 बार में यानी 210 बार में चला जाएगा। 210 हमारा निकल के आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमें क्या निकालना था, अन्य 2 दोस्तों द्वारा प्राप्त राशि निकालना था। तो देखिए एक दोस्त को 6 यूनिट मिल रहा है और दूसरे दोस्त को कितना मिल रहा है, 9 यूनिट, यानी हमें जो है 15 यूनिट का वैल्यू चाहिए, हमें 15 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम इस 210 में अगर 15 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, 15 के 5, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा, 30 1 31, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3150 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3150 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। देखिए हमें परिमाप दिया हुआ है, हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए हम किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं तो हमारा परिमाप निकल के आता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज हमें दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी हमने मान लिया कि त्रिभुज की भुजा अगर a सेंटीमीटर है तो हम इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब देखिए 3a हमें क्या दिया हुआ है, 3a दिया हुआ है 36√3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 3 से अगर 36 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में, यानी a हमारा निकल के आ गया 12√3 सेंटीमीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा पता चल गया, हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। अब देखिए हमें भुजा पता है तो हम यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं, √3/2 इंटू भुजा कितना है, 12√3। अब देखिए यहाँ से अगर हम 12 को 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी 3 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमारी क्या निकल के आ गई, 18 सेंटीमीटर निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या k है जिसे 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। k के अंकों का योग ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, k के अंकों का योग निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले k निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम k निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 18, 24, 30, 40 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। हम सबसे पहले 18, 24, 30, 18, 24, 30, 40 और 42 का हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसका हमें फैक्टर करना पड़ता है।
तो देखिए हम अगर 42 का फैक्टर करेंगे तो 42 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 छक 42, यानी हो जाएगा 7 गुने 2 गुने 3, ये हमारा 42 का फैक्टर हो गया। अब देखिए हम 42 के बाद जो हमारी संख्या है वो कौन सी बड़ी है, 40, तो हम 40 का अगर फैक्टर करेंगे तो 40 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 40 का फैक्टर हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 है, यानी हम अगर 20 ले लें तो हमारा 40 बन जाएगा। तो देखिए 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 5। अब देखिए 40 के बाद हमारी कौन सी संख्या है, 30 है, तो देखिए 30 का अगर फैक्टर करेंगे तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 30 का फैक्टर हो जाएगा 3 गुने 2 6, 6 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 हमारा अवेलेबल है। अब देखिए 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर हो जाएगा, 24 का फैक्टर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब हमें क्या चाहिए 18। अब देखिए 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6, और 6 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी हमें 1 3 चाहिए, हमें 1 3 चाहिए। अब देखिए हम गुना कर लेंगे तो हमारा यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा, हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 15 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360, यानी 7 गुने 360। अब देखिए हम 360 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 21 4 कितना हो जाएगा 25, यानी हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, हमारा एलसीएम निकल के आ गया 2520। अब देखिए हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। तो हम सबसे पहले 10,000 में, सबसे पहले 10,000 में हम भाग दे के देखेंगे, सबसे पहले 10,000 में भाग दे के देखेंगे 2520 से कि ये हमारा विभाजित हो रहा है या नहीं। तो देखिए हम अगर 2520 में अगर हम 4 से गुना कर लें, 2520 में अगर हम 4 से गुना कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 8, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा जो शेष निकल के आएगा माइनस में निकल के आएगा, शेष क्या निकल के आएगा -80। तो देखिए सबसे छोटी 5 अंकों की जो संख्या इस एलसीएम से विभाजित होने वाली है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी संख्या हो जाएगी 10,080। वो संख्या क्या हो जाएगी 10,080। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि के एक ऐसी संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी जिसे अगर हम 18 24 30 40 और 42 से भाग दे रहे हैं तो हर स्थिति में शेष हमारा 7 बच रहा है। यानी अगर हम इस संख्या में अगर 7 ऐड कर दें, इस संख्या में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हमारी वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे अगर हम 18 24 30 40 और 42 से भाग देंगे तो हर स्थिति में हमारा शेष 7 बचेगा। यानी यहाँ से हमारा के क्या निकल के आएगा, के निकल के आएगा 10,080 प्लस 7, यानी यहाँ से हमारा के क्या हो जाएगा, हमारा जो के हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10,087 हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, के अंकों का योग, यानी हम यहाँ अंकों का अगर योग निकालेंगे, हम यहाँ अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग हम यहाँ ऐड करेंगे 1 + 0 + 0 + 8 + 7, ये कितना हो जाएगा, हम 8 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी अंकों का योग हमारा क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है प्रत्येक स्थिति में शेष 3 प्राप्त होता है, सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, सबसे छोटी संभावित संख्या निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, यानी सबसे संभावित छोटी संख्या हमारी 90 है जो 15 और 18 से विभाजित होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह संभावित छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे हम 15 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 3 प्राप्त हो। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी 90 + 3, 90 + 3 कितना हो जाएगा 93। अगर हम 93 में 15 से भी भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा 3 आएगा, और 18 से भी भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 3 आएगा। हमारी संख्या क्या निकल के आ गई 93 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 12 भागे, हम यहाँ अगर 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, भागे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24,
उसके बाद हम सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, यानी भागे। अगर हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए हम 12 में अगर 6 से भाग देंगे, 12 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 भागे। और हम यहाँ अगर 24 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 2 में 8 से भाग देंगे, 2 में अगर 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।